Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 20th of May 2022, Friday. Motivation of the day is it's not the will to win that matters, everyone has that. It's the will to prepare to win that matters. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. GST Council's world not binding on states, center, SC. So in a landmark judgment on Thursday, Supreme Court of India has said that the recommendations of GST councils are not binding on states as well as the center government. It means these recommendations do not have any constitutional or legal bindings of any of the government. They are only persuasive in nature. It means it is totally on the discretion of the state as well as the center government whether to accept the recommendation of GST council or not. Supreme Court of India IGST को लेकर के दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी को लेकर के एक केस की हेयरिंग कर रही थी. बेसिकली यहाँ जो समुद्री कार्गो होता है, जो सामान से सामान इधर उधर समुद्र से जो सामान इधर उधर जाता है, उस पर इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी अप्लाई करने को लेकर के एक केस था. उस केस को सुप्रीम कोर्ट एड्रेस कर रही थी while striking down the IGST levy in an ocean freight case. Supreme Court has mentioned clearly that recommendations are not binding in nature, and this is one of the landmark judgment in case of GST regime. और क्लियरली कोर्ट ने बोल दिया है कि स्टेट लेजिस्लेचर्स और पार्लियामेंट इन दोनों के पास इक्वल पावर है कि वो जीएसटी के मैटर पर किसी भी तरह के रूल बना दें, एंड द काउंसिल मस्ट वर्क इन हारमोनियस नेचर टू अचीव वर्केबल सोल्यूशन बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर गवर्नमेंट. सो जीएसटी काउंसिल एक लिंच पिन की तरह काम करती कि जीएसटी को लेकर के जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के स्मूथ फंक्शनिंग चले. और जीएसटी रेजीम के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम ही ये इंटेंशन था कि जो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन है वो परसुएसिव वैल्यू की हैं, बाइंडिंग नहीं है स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट पर. जीएसटी काउंसिल और जीएसटी रेजीम के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसको रिमाइंड कराते हुए कोर्ट ने बोला कि जीएसटी रेजीम का जो क्लियर ऑब्जेक्टिव था दैट इज़ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू, हार्मनी के थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेशन रिजीम को इम्प्लीमेंट किया जाए. तो इसका सीधा मतलब ये है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के ही पास पावर है कि वो जीएसटी इशू पर या जीएसटी रिलेटेड मैटर पर लेजिस्लेट कर लें. अब यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म यूज़ हुआ है दैट इज़ इंटीग्रेटेड जीएसटी. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड जीएसटी. कई बार हमने सुना होगा न्यूज़पेपर में भी कि यूनियन जीएसटी, सीजीएसटी, सेंटर जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी, आईजीएसटी. तो व्हाट इज़ एक्चुअली इंटीग्रेटेड जीएसटी. तो फिलहाल के लिए कोर्ट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पर अपना डिसीजन दिया है. इसके बाद से अब जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशन आती है, जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसमें जो रिकमेंडेशन होते हैं, जो सजेशंस होते हैं, अब वो कितना एक्सेप्ट करेंगे स्टेट्स, अब ये स्टेट्स पर डिपेंड करेगा. मोर स्पेसिफिकली बीजेपी रूल स्टेट्स. और लीगल एक्सपर्ट का इस पे कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो है वो जीएसटी प्रोविज़न के पूरे लैंडस्केप को चेंज कर देगा. इसका सीधा मतलब कि जीएसटी के अंदर जो भी लेजिस्लेचर है या जो जीएसटी काउंसिल की जो भी रिकमेंडेशंस हैं दैट ऑल आर सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू. Now, what is judicial review? It's simply the power of courts of any country to examine the actions or decisions of the legislative, executive, as well as the administrative arms of the government to determine whether these actions, these decisions are consistent with the constitution or not. तो गवर्नमेंट के या एग्जीक्यूटिव्स के या हम बोल सकते हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट के जो आर्म है उसके जो डिसीजंस हैं, जो एक्शंस हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से अलाइंड हैं कि नहीं, ये पावर होती है कोर्ट की और इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू की पावर. तो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के अप्रॉक्सीमेटली 5 साल बाद इस तरह का जजमेंट जीएसटी की पूरी लैंडस्केप को चेंज कर सकता है, एक्सपर्ट का ये मानना है. गवर्नमेंट का क्या टेक है इस पर? गवर्नमेंट के कुछ सोर्सेज का ये कहना है कि यस, रिकमेंडेशंस जो हैं वो जीएसटी काउंसिल की तो परसुएसिव वैल्यू की हैं, बट एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग रूल्स बोथ स्टेट एज वेल एज द सेंटर गवर्नमेंट शुड
implement recommendation. It means they are binding when it comes to framing rules related to indirect taxation, more specifically GST. तो गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना है कि भले ही परसुएसिव वैल्यू की हो ये रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल की, बट जब कभी भी स्टेट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी से रिलेटेड रूल्स बनाएंगे तो ये रिकमेंडेशन बाइंडिंग होगी. तो रेट प्रिस्क्राइब करते समय, टैक्स स्लैब्स को डिसाइड करते समय अंडर जीएसटी रिजीम, the governments, it include both state as well as the center, need to follow these recommendations of GST council. हालांकि ओशन फ्रिट के मैटर को लेकर के अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिव्यू कर रही. प्रॉबेबली इसके अगेंस्ट दोबारा से कोई पिटीशन डाली जा सके, बट दिस जजमेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज द लैंडस्केप ऑफ जीएसटी. एंड नॉन बीजेपी स्टेट्स एक्चुअली हेल मीन्स अभिवादन करना. तो नॉन बीजेपी लेड जो स्टेट्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को अप्रिशिएट किया है, उनको उसका अभिवादन किया है. फिलहाल के लिए अब आगे गवर्नमेंट का क्या एक्शन होगा इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट पर, ये देखने वाली बात है. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ Business Standard. IMF corrects math, says India to be 5 trillion economy by financial year 27. Recently IMF ने एक स्टडी पब्लिश करी तो उसमें इंडिया की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के जो ड्रीम था उस पर अपने कमेंट किए थे और कहा था कि अप्रॉक्सीमेटली फाइनेंशियल ईयर 30 से पहले इंडिया 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. इंडिया 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो ड्रीम है वो अचीव नहीं कर पाएगा. बट रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ करेक्टेड एन एरर इन इट्स कैलकुलेशन. और अब नई कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 27 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट हो सकता है अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज से सपोर्टिंग मैनर में या अलाइन मैनर में चलें. और यही प्रोजेक्शन हमारी जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री थी उसका अभी तक कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक इंडिया विल बिकम द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. तो जैसे पिछली स्टडी थी आईएमएफ की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, उसमें जो टारगेट दिया था, उसमें जो ईयर एंटिसिपेट किया था आईएमएफ ने, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 29 और 30. बट नाउ आफ्टर सो मैनी डेटा करेक्शंस, कैलकुलेशन करेक्शंस that occurred in data input and calculation on calculating the GDP, all these errors have been removed by IMF and now the projection has been changed. तो अब IMF का कहना है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो पैंडेमिक के शॉक से जल्दी ही रिकवर करेगी, with the real GDP estimated to have recovered to above its pre-pandemic level by the end of March 2022, and the recovery is expected to continue although it is facing certain downside risk because of the global factors. इसके बाद इंडिया के लिए जो ड्रीम है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वो 2027 तक अचीवेबल हो जाएगा. तो दीज आर द अर्लियर नंबर्स फॉर इंडिया and these are the new numbers after rectifying all the data input error or calculation error, and this is the number for China. So you can just have the glimpse of it. Definitely ये याद करने की ज़रूरत नहीं. तो 2021 से लेकर के 2028 तक के प्रोजेक्शन हैं इंडिया के बारे में, और उन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग इंडिया 27-28 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो मार्क है वो क्रॉस कर लेगा. और चाइना के लिए तो प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा हाई है, यू कैन सी. बट येस, चाइना और इंडिया का अगर कंपैरिजन होता तो वी कैन स्टैब्लिश दिस IMF स्टडी और वी कैन यूज़ और कोट दिस IMF स्टडी. इसके अलावा इकोनॉमी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है जो कि सेम पेज पर ही दी हुई है, उसको भी हम इसी आर्टिकल में कवर करेंगे. देख लेते हैं न्यूज़ क्या है. प्राइस सर्ज, अर्ली मानसून लाइकली टू स्पर अबव नॉर्मल खरीफ एक्रिएज. अगर इस समय की बात करें तो जितनी भी क्रॉप्स हैं या फूड ग्रेन्स हैं सब अपने MSP से ऊपर ट्रेड हो रहे हैं. मोर स्पेसिफिकली वीट. अगर वीट की बात करें तो एक्सपोर्ट बैन के बाद और प्रोडक्शन या आउटपुट फॉल के बाद वीट का जो प्राइस है इंडियन मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ. तो जब मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज़ अपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP से ऊपर ट्रेड हो रही हैं, कपल्ड विद बुलिश इन एग्रीकल्चर कमोडिटी स्पेस, द एक्रिएज अंडर खरीफ एग्रीकल्चर कमोडिटी इन अपकमिंग सीजन इज़ लाइकली टू बी हायर देन नॉर्मल. तो ये एंटिसिपेशन है, प्रेडिक्शन है कि अगर मानसून गुड रहता है, मानसून अच्छा रहता है, तो इस बार की जो खरीफ की फसल होगी वो अपने नॉर्मल आउटपुट से या जो नॉर्मल
प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा रहेगी। और अगर ये चीज़ें ऐसे ही प्रेडिक्टेड मैनर में आती हैं, सो दिस विल ऑल्सो प्रोवाइड अ रिलीफ फ्रॉम द इन्फ्लेशन और द हाई कमोडिटी प्राइसेस, मोर स्पेसिफिकली इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आगे आने वाले टाइम में कॉटन, ऑयल सीड, पल्सेस, पैडी, इन सब की जो क्रॉप्स हैं उनका जो आउटपुट है, या बोल सकते हैं जो प्रोडक्टिविटी है, वो ज़्यादा एंटिसिपेट करी जा रही है नॉर्मल से। और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा होगी, और सप्लाई ज़्यादा होगी तो सिंपली जो प्राइस है कमोडिटीज़ के वो थोड़ा सा रिड्यूस होंगे। अभी तो सारे कमोडिटीज़ के प्राइस, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कमोडिटीज़ हों, सबके प्राइस अभी शूट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ ग्लोबल शॉक। हालांकि ये प्रोडिक्शन जो है वो मानसून पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स के एंटिसिपेशन को तो देखें तो उनका ये कहना है कि इस बार ऑयल सीड और कॉटन पर ज़्यादा फोकस रहेगा फार्मर्स का, पल्सेस से शिफ्ट होगा। पल्सेस के प्रोडक्शन को, पल्सेस के क्रॉप को गवर्नमेंट रिसेंट कपल ऑफ ईयर से प्रमोट कर रही थी, बट इस बार ऑयल सीड और कॉटन के प्रोडक्शन पर फार्मर्स का ज़्यादा फोकस होगा। तो a shift from pulses where prices are low compared to the other crops. So farmers are actually considering oil seeds and cotton more profitable in comparison to the pulses. तो ऐसा anticipate किया जा रहा है depending on provided that monsoon will be normal. अब देख लेते हैं article number 3 that is given on page number 6 of Business Standard. RBI calls for interoperable cardless ATM withdrawal. थर्सडे को आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया, और उस सर्कुलर में आरबीआई ने जितने भी बैंक्स हैं, एटीएम नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स हैं, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या जितने भी पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज हैं, उन सबको ऑप्शन दिया है, उन सबको बोला है कि दैट दे शुड प्रोवाइड interoperable cardless cash withdrawal services at their ATM. So जितने भी बैंक्स हैं, एटीएम नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स हैं, एंड पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सबको डायरेक्शंस दी हैं दैट दे शुड वर्क टू प्रोवाइड द इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। अब इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल क्या होता है? कार्डलेस कैश विड्रॉल तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि जहाँ पर एटीएम से किसी भी तरह के मनी को, किसी भी अमाउंट के मनी को विड्रॉ करने के लिए कार्ड की ज़रूरत नहीं है, ओटीपी या अदर इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए कैश विड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन इंटरऑपरेबल मतलब कि अब डिफरेंट बैंक्स के जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो किसी भी एटीएम से बिना कार्ड के मनी या करेंसी विड्रॉ कर सकते हैं। तो इंटरऑपरेबल मीन्स बिटवीन डिफरेंट एटीएम, between different banks, between different ATM networks, consumer has the facility or the option to have the cardless cash withdrawal. So all banks, all across the banks, all across the ATM networks, customer can simply यूज़ द कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी। तो अप्रैल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसाइड, ये पर्टिकुलर जो आइडिया था ये इंट्रोड्यूस किया गया था। थर्सडे को आरबीआई ने सर्कुलर इशू कर दिया, और एनपीसीआई को एडवाइस किया है कि दैट दे शुड फैसिलिटेट द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई इंटीग्रेशन विद ऑल बैंक्स एंड एटीएम नेटवर्क्स इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दिस इंटरऑपरेबिलिटी। तो यूपीआई इन सारे ही बैंक्स, एटीएम नेटवर्क प्रोवाइडर्स, वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स, इन सब के साथ मिल करके कार्डलेस कैश विड्रॉल की सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो जो एनपीसीआई दैट इज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज वर्किंग with RBI and other banks and ATM network providers to integrate the UPI with all banks and other ATM networks. और यूपीआई का यूज़ बेसिकली कस्टमर ऑथेंटिकेशन के लिए होगा, वाइल सेटलमेंट विल बी थ्रू द नेशनल फाइनेंशियल स्विच और एनएफएस और एटीएम नेटवर्क। तो यूपीआई जो काम करेगा वो कस्टमर के ऑथराइजेशन के लिए काम करेगा। जो बैंक्स है, एटीएम्स के नेटवर्क हैं, दैट विल एक्चुअली फैसिलिटेट द सेटलमेंट और द ट्रांजैक्शन अंडर दिस फैसिलिटी। हालांकि अब कितनी लिमिट होगी कार्डलेस कैश विड्रॉल की,
और जो छोटे छोटे रूल्स हैं वो किस तरह से एप्लीकेबल होंगे ये फ्यूचर में देखने पर आएगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस तरह का जो आरबीआई का डिसीजन है ये कस्टमर के लिए, एक्सपर्ट जो के कह रहे हैं कि कस्टमर के लिए कन्वीनियंस इंप्रूव होगी, कस्टमर को ईजिली किसी भी एटीएम से, चाहे वो उस पर्टिकुलर बैंक में उसका अकाउंट हो या ना हो, किसी भी एटीएम से कार्डलेस विड्रॉल करने में कन्वीनियंस होगा, इजी मनी होगा। इसके अलावा जो फ्रॉड है वो भी रिड्यूस होंगे। हालांकि इसका इम्पैक्ट जो है वो डेबिट कार्ड पर, स्पेशली जो ऐसी कंपनीज या ऐसे सर्विस प्रोवाइडर जो डेबिट कार्ड की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि हमारे जो गवर्नर हैं उन्होंने क्लैरिफाई किया दैट इशुएंस ऑफ द डेबिट कार्ड विल नॉट स्टॉप एज देयर आर सेवरल अदर यूज ऑफ डेबिट कार्ड। तो गवर्नर जो है हमारे आरबीआई को, उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डेबिट कार्ड इंडस्ट्री पर देखने को नहीं मिलेगा, बट एक्सपर्ट का मानना है सूनर और लेटर डेबिट कार्ड इंडस्ट्री जो है वो वैनिश्ड हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस इंटर ऑपरेटेबिलिटी एंड बिकॉज ऑफ दिस कार्डलेस कैश विड्रॉल और फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अलावा एक और न्यूज़ है आरबीआई से रिलेटेड जो कि इसी सेक्शन में हम कवर करेंगे। आरबीआई अलाउज सेटलमेंट ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शंस विद श्रीलंका इन रूपी। तो श्रीलंका में जिस तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही, उसको लेकर के इंडिया हमेशा से श्रीलंका के लिए सपोर्टिव रहा है। रिसेंटली आरबीआई ने डिसीजन लिया है कि श्रीलंका अपने एक्सपोर्ट का जो पेमेंट है वो रुपी में कर पाएगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन थर्सडे अलाउड द सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रेड ट्रांजेक्शंस इन इंडियन रुपी आउटसाइड द एशियन क्लियरिंग यूनियन, दैट इज ACU मैकेनिज्म। तो ACU मैकेनिज्म मतलब जिसके तहत इंडिया, श्रीलंका या जो अदर कंट्रीज़ हैं वो ट्रांजैक्शंस करते हैं, फाइनेंशियल डीलिंग करते हैं एशियन जो कंट्रीज़ हैं। तो श्रीलंका में जिस तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, ना कि श्रीलंका के पास डॉलर नहीं बचे हुए हैं या बोल सकते फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, इसके बाद इंडिया ने सपोर्टिव जेस्चर में श्रीलंका को ऑफर किया है कि श्रीलंका अगर चाहे तो आउट ऑफ ACU वो इंडिया से जो ट्रेड सेटलमेंट्स हैं वो कर सकते हैं, ट्रेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपी। सो फैसिलिटेट और टू सपोर्ट द श्रीलंका, दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट डिसीजन। एंड अगर हम प्रीवियस डिसीजन की बात करें तो गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइन ऑफ क्रेडिट लोन भी एक्सटेंड किया था थ्रू डिफरेंट बैंक्स टू श्रीलंका फॉर फाइनेंसिंग देयर परचेज ऑफ एसेंशियल गुड्स। और उसके बाद आरबीआई का ये डिसीजन श्रीलंका को फ़िलहाल के लिए अपने इम्पोर्ट बिल्स को कवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। गेमिंग फर्म्स इन अ फिक्स एज GOM प्रपोज 28% GST। कल के न्यूज़ में हमने डिस्कस किया, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर थे, एम्पावर्ड पैनल था, उसने कसिनो, ऑनलाइन गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, इन सब पर 28% का GST प्रपोज किया है यूनानिमसली विदाउट एनी डिसेंटमेंट। जितने भी मेंबर्स थे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सब इस पर यूनानिमसली एग्री थे कि 28% का GST कसिनो, गैम्बलिंग या गेमिंग फर्म्स पर लगाया जाए। एंड आफ्टर दिस डिसीजन बाय GOM, द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, द गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज इन अ फिक्स and they are actually collecting and representing themselves in front of the government। और गवर्नमेंट से वो ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि 28% का GST ना लगाया जाए, करंट सिचुएशन को ही मेंटेन रखा जाए, करंट जो टैक्सेशन है, टैक्स स्लैब है, उसी में गेमिंग फर्म्स को इंक्लूड किया जाए। करंटली कितना एप्लीकेबल होता है GST? 18% का GST एप्लीकेबल है गेमिंग फर्म्स पर। जितने भी इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं, they had made the representation on continuing the 18% GST rate, saying that this brought them at par with the global players। तो फिलहाल जो गेमिंग इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका ये कहना है कि अगर 28% का GST लगाया जाएगा तो ग्लोबल प्लेयर्स के कंपैरिजन में दिस विल बी नॉन कॉम्पिटिटिव फॉर द इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री, और इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए सर्वाइवल जो है, और मोर स्पेसिफिकली ग्लोबल मार्केट में जो सर्वाइवल है, जो ग्रोथ है, वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। फिलहाल के लिए उनकी कितनी बात सुनी जाती है, कितना गवर्नमेंट उनकी रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करता है, ये फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम में देखा जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मार्केट सेल्स ऑफ डीपेंड ऑन ग्लोबल रिसेशन फियर्स। इंडिया की जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं दैट अगेन टम्बल ओवर 2.6% ऑन थर्सडे। किस लिए, क्या रीज़न है? क्योंकि जो FPI है उसमें हैवी सेल देखने को मिला, इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा सेलिंग करी, जिसकी वजह से जो सेंसेक्स और निफ्टी है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.6% तक फॉल कर गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई FPI हैज़ सीन दिस सेल आउट और इंडियन स्टॉक मार्केट हैज़ सीन दिस सेल आउट? बिकॉज ऑफ द
ग्लोबल रिसेशन फियर्स, इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, रशिया यूक्रेन जो क्राइसिस है, जिस तरह से कंटिन्यू है, वीट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अदर कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से प्रोजेक्शंस आ रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के, तो ग्लोबल रिसेशन का फेयर लग रहा है इन्वेस्टर्स को। And because of these, overseas investors continue to dump domestic stocks due to fears of global recession. और जो कल का बेसिकली सेल ऑफ देखने को मिला, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये था कि जो वॉलमार्ट है उसने रिसेंटली अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं, दैट रिजल्ट्स वर एक्चुअली पोस्टेड विद डिसअपॉइंटेड अर्निंग्स एंड दैट ट्रिगर्ड अ वर्स्ट फॉल ऑन वॉल स्ट्रीट इन द नियरली 2 years। और इसी के बाद इन्वेस्टर्स को ये लगने लगा कि जब इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी या इतनी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन वाली कंपनीज लॉस रजिस्टर कर रही हैं, उनके स्टॉक्स इस तरीके से गिर रहे हैं, इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रही है, तो एक ट्रेंड चला कि शायद ग्लोबल रिसेशन आए, और इसी फेयर की वजह से ये सेल ऑफ देखने को मिला। अगर गेनर्स की बात करें, निफ्टी गेनर्स की, तो आईटीसी, डॉक्टर रेड्डी स्लैब, पावर ग्रिड, दीज वर द 3 टॉप गेनर्स। बिगेस्ट लूजर्स की बात करी जाए तो विप्रो, एचसीएल टेक एंड इंफोसिस टेक कंपनीज जो हैं वो लूजर्स नहीं। एंड वर्स्ट निफ्टी फॉल इन 2022, ये दिस इज द फोर्थ लास्ट वर्स्ट फॉल इन फाइनेंशियल ईयर और इन कैलेंडर ईयर 2022। और ये इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जो अदर वर्ल्ड की मेजर इंडाइसेस हैं उनमें भी देखने को मिला। S&P 500, नैस्डैक, यूरो स्टॉक्स, FTSE, CAC 40, सब पे, हांगकॉन्ग के जो स्टॉक मार्केट्स हैं उन सब पे ये जो फियर था रिसेशनरी वेंट्स का, ये देखने को मिला। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडोनेशिया टू लिफ्ट पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन फ्रॉम मंडे। फाइनली इंडोनेशिया ने बिग रिलीफ दिया है इंडिया को और अदर कंट्रीज़ को भी, क्योंकि इंडोनेशिया वर्ल्ड का बिगेस्ट सप्लायर है पाम ऑयल का। और रिसेंटली इंडोनेशिया, मलेशिया ने जिस तरह से पाम ऑयल के एक्सपोर्ट को बैन किया था, इंडिया में एडिबल ऑयल के जो प्राइसेस थे वो कंटिन्यूसली शूट कर रहा था। और इंडिया में नहीं, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ जिनकी डिपेंडेंसी इंडोनेशिया पर थी। तो इसी सारी सिचुएशन के बीच फाइनली इंडोनेशिया हैज़ डिसाइडेड टू लिफ्ट द बैन ऑन इट्स एक्सपोर्ट ऑन May 23। तो मई 23 से जो बैन था पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर, उसको लिफ्ट कर देगा इंडोनेशिया। इंडिया ऑन एन एवरेज इंपोर्ट ईच ईयर 13 to 14 million tons ऑफ एडिबल ऑयल फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, ऑफ विच 8 to 8.5 million tons एज पाम ऑयल। और जिसमें से 40 से 50% का जो पाम ऑयल एक्सपोर्ट होता है वो केवल और केवल इंडोनेशिया से होता है। तो डेफिनेटली यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बैन ऑन इंडिया। एंड दिस इज़ द इंडियाज वेजिटेबल ऑयल इम्पोर्ट्स डेटा। फाइनेंशियल ईयर 2008 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 21 तक का डेटा दिया हुआ। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। इट इज़ द डेटा इन टर्म्स ऑफ मिलियन टन्स। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स कि कितना इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है, मोर स्पेसिफिकली वेजिटेबल ऑयल और एडिबल ऑयल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रुपी स्लिप्स टू फ्रेश लो फॉर 4th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन। तो चौथे दिन लगातार इंडियन रुपी में फॉल देखने को मिला एंड द रुपी हिट्स अ न्यू ऑल टाइम लो अगेंस्ट द डॉलर फॉर 4th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन एज अ करेंसी एंडेड विद 77.73 पर डॉलर। तो 77.73 INR पर डॉलर पे इंडियन रुपी क्लोज हुआ amid the continued risk aversion among the investors over the prospect of US federal policy tightening। तो इंटरवेंशन के बाद भी, RBI के इंटरवेंशन के बाद भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन यस थोड़ा सा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपना लॉस रिकैप्चर करने में थोड़ा सा हेल्प मिली है। बट यस, जिस तरह से इंडियन रुपी फॉल कर रहा है, इट्स नॉट अ गुड सिग्नल फॉर इकोनॉमी इवन आफ्टर इंटरवेंशन बाई RBI। हालांकि आरबीआई बहुत एग्रेसिवली इंटरवेंशन नहीं कर रही, बट येस आरबीआई की इंटरवेंशन है कि इंडियन रुपी को थोड़ा सा स्टेबलाइज किया जाए। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज इंटरवेंशंस और OMOs, रुपी जो है अपने 4th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यूसली फॉल करता हुआ दिख रहा है एंड दिस इज नॉट द गुड सिग्नल फॉर एनी इकोनॉमी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कोरोना वैक्सीन मेड इन इंडिया। तो इंडिया जो है, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो ऐसी वैक्सीन डेवलप करने जा रही है जो कि डिफरेंट जो कोरोना के वेरिएंट हैं सबके लिए इफेक्टिव हो। सो इंडिया इज इमर्जिंग एज अ लीडिंग प्लेयर इन वर्ल्ड सर्च फॉर द वेरिएंट टू प्रूफ कोरोना वायरस वैक्सीन। और अगर सारी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं, जिस तरीके से चल रही हैं, तो आगे आने वाले 2 से
3 सालों में इंडिया विल बी एबल टू डेवलप दिस ब्रॉड स्पेक्ट्रम कोरोना वायरस वैक्सीन। और अगर टोटल प्रोजेक्ट्स की बात करी जाए तो 9 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने फंड किए हैं, जिसमें से 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो केवल और केवल इंडिया में चल रहे हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम कोरोना वायरस वैक्सीन के डेवलपमेंट को लेकर के। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर फंडिंग दिस वेरिएंट प्रूफ कोरोना वायरस वैक्सीन प्रोजेक्ट्स। 9 प्रोजेक्ट जो हैं वो फंड किए गए हैं, 2 इंडिया में चल रहा है। जिस स्पीड से चल रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी आगे आने वाले टाइम में हो सकता है इंडिया सबसे पहले ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम कोरोना वैक्सीन लेकर के आए। इट विल बी अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया एज वेल एज द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, क्योंकि इंडिया को बोला जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। और अगर इंडिया इस इंडिजीनियसली इस पर्टिकुलर वैक्सीन को डेवलप कर देगा तो इंडिया के लिए, इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए एक ये बिग बूस्ट होगा। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.